डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। इसके पहले कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का वो छूट गया हो उसमें देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि जैसे वो था वैसे सेम ये मान के चलिए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ेगी बीटा फंक्शन में भी और गामा फंक्शन में भी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है। तो गामा एन ये नोटेशन होता है और ये आपका होता है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, यही होता है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर में ये इंटीग्रल किस टाइप का है, मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है कि थर्ड काइंड है, किस काइंड का हम लोग देखते हैं। तो देखो रेंज तो इनफाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड में तो चला ही गया, पहली चीज। दूसरी बात ये आती है कि यहां पर जो x की पावर है अगर ये निगेटिव हो जाए, भाई निगेटिव हो सकती है क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 से लेस हुई तो उस कंडीशन में ये x की पावर निगेटिव हो जाएगी, तो ये 0 पर अनबाउंडेड हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका अनबाउंडेड वाली भी कंडीशन आ गई, और अनबाउंडेड वाली कंडीशन किस में जाती है, ये थर्ड काइंड और सेकंड काइंड में जाता है। तो ये मिक्स केस हो गया, ये फर्स्ट काइंड में भी आ गया, और ये फर्स्ट काइंड में अगर आपको ध्यान हो तो रेंज इनफाइनाइट है तो इंटीग्रैंड को बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेंज तो इनफाइनाइट है, इंटीग्रैंड भी अनबाउंडेड हो जा रहा है। इस कंडीशन में कि जब n की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को हमने सपोज दैट 0 से a लिख दिया और e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, और अगला हमने कर दिया a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब यहां पर आपका एक ऐसा होगा, केवल हम इतना ही लिख देंगे, यहाँ जो ये a है ये 0 से बड़ा है। आप किधर भी ऐसे भी लिख दिए, ऐसे भी लिख दिए, ये 0 से बड़ा है। अब यहां पर आपका इस इंटीग्रल को चलिए हमने I1 कंसीडर कर लिया, इसको I2 कर लिया, और हम दोनों इंटीग्रल का अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन कन्वर्जेंट होता है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोशिश करेंगे समझ में आएगा। कन्वर्जेंस ऑफ I1, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि I1 का कन्वर्जेंस कैसे चेक होगा। तो I1 इक्वल टू है 0 to a, ऐसा जर्नी का आप 0 to a करें, आप a के प्लेस पर 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, बस 0 से बड़ा होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की वजह से। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 से, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है तब इस इंटीग्रल को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रेंज तो फाइनाइट है ही, साथ ही साथ अगर x जो पावर है अगर वो पॉजिटिव हुई तो 0 रखने पर कहीं भी इनफाइनाइट की कंडीशन नहीं बनेगी। इसका मतलब ये एक प्रॉपर इंटीग्रल ही रहेगा, और प्रॉपर इंटीग्रल आप जानते हैं हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो यहां पर जैसे हम पहली केस, मतलब इस पॉइंट नंबर 1 के अंडर में, चलिए पॉइंट नंबर 1 इसको कर लेते हैं, इसके अंडर में हम केस फर्स्ट बना रहे हैं, और वो केस फर्स्ट ये है when n greater than or equal to 1। अगर n 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल हुआ तो आप यहां केवल इतना ही लिख देंगे कि then I1 being a proper integral, I1 क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। I1 being a proper integral will be convergent, तब ये कन्वर्जेंट होगा, तब यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से लेस हुई तब क्या होगा, तो वही हम लोगों को डिस्कस करना है। आगे हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसका डिस्कशन होगा। देखिए अब केस सेकंड, मतलब पहले पॉइंट के ही अंडर में केस सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। हम ये कहेंगे कि when n लेस देन 1, तो अगर आप सोचो कि यहां लिखा हुआ है अगर n 1 से छोटा हुआ तो उस कंडीशन में पावर नेगेटिव हो जाएगी, और इसको जब नीचे लाएंगे तो 0 पर ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि then I1 will be अनबाउंडेड, अनबाउंडेड हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, एट
x इक्वल टू 0 अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अब हम लोग इस पर हम लोग चाहे म्यू टेस्ट लगाएं चाहे कंपैरिजन टेस्ट लगाएं, सेकंड काइंड का दोनों से क्वेश्चन आपका इजीली लग जाता है। तो चलिए हम म्यू की ही बात करते हैं। टेकिंग म्यू ग्रेटर देन 0, हमेशा म्यू ग्रेटर देन 0 ही होता है, सेकंड काइंड में भी फर्स्ट काइंड में। तो सबसे पहले अनबाउंडेड किस पे है, 0 पे है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 0 की पावर म्यू और आपका ये fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की पावर म्यू तो रहेगा ही ऐसे, बात ये fx की करते हैं तो e की पावर x और x की पावर n माइनस 1। आपको पहले भी बताया गया है कि म्यू का जो काम होता है वो इस टर्म को 1 करने का होता है। इस टर्म की म्यू की वैल्यू कितनी होती है, इस टर्म की पावर के बराबर होती है, ताकि बस उसको उसकी पावर को 0 कर दे और सीधे आपको रिजल्ट आगे डिस्कशन में काम आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x की पावर म्यू प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस x। आप जानते हैं कि x टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी, लेकिन कब आएगी, जब ये पावर 0 के बराबर हो। और हम सभी लोग जानते हैं कि म्यू हम लोग उतना ही लेते हैं जितना इस टर्म की पावर को 0 कर दे, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस n। अगर आपने बीटा फंक्शन का कन्वर्जन देखा होगा तो लगभग सेम, एक पार्ट तो सेम चलता है। अब यहां पर देखते हैं इफ, देखो म्यू ग्रेटर देन 0 तो है ही, इफ म्यू ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 1 माइनस n ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, n लेस देन 1 हो जाएगा, ये इसका मीनिंग हुआ। अगर हम ये कहते हैं एंड इफ म्यू लेस देन 1, तो उस कंडीशन में 1 माइनस n लेस देन 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब जरा इसको हम लोग ओवर देखते हैं क्या होता है। दैट इज म्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 क्या इंप्लाई कर रहा है, n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट, ये सेकंड काइंड का है म्यू टेस्ट, I1 विल बी कन्वर्जेंट। I1 आपका कन्वर्जेंट हो गया, किस कंडीशन में हो गया, अगर n 0 से ग्रेटर और 1 से लेस है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका डाइवर्जेंट चेक करते हैं कब होगा। ये म्यू टेस्ट है सेकंड काइंड का, और देखें इसमें अभी फर्स्ट काइंड भी यूज होना है, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रल है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप थर्ड काइंड में आता है, क्योंकि अनबाउंडेडनेस भी है और साथ ही साथ रेंज भी इनफाइनाइट है। अब हम कहते हैं इफ म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दैट इज 1 माइनस n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मीन्स n लेस देन आर इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा आपको, 1 कैंसिल होगा, चेंज कर देंगे। तो देन बाय म्यू टेस्ट I1 विल बी डाइवर्जेंट। तो कुल मिलाकर के बात हम लोग करें तो हम लोगों ने I1 के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है कि I1 कब कन्वर्जेंट है। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर एक चीज सोचते हैं हम लोग, अगर हम शुरुआत इसकी आपको समझाएं, केस फर्स्ट और केस सेकंड को मर्ज करिए। केस फर्स्ट क्या कहती है, केस फर्स्ट कहता है कि n अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है तो कन्वर्जेंट है, ये केस फर्स्ट में। और केस सेकंड कहता है कि अगर n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट है। आप इस दोनों केस को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। देखो 0 से ग्रेटर 1 से लेस है, 1 पे भी कन्वर्जेंट है, 1 से ग्रेटर पे भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब अगर दोनों केस को मतलब कन्वर्जेंस ऑफ I1 में ही दोनों केस को मर्ज किया जाए तो कन्वर्जेंट होगा I1 जब n ग्रेटर देन 0 और डाइवर्जेंट होगा जब n लेस देन आर इक्वल टू 0। ये दोनों केस को कंबाइन किया जाए तो यहां पर लिखा जाएगा कि कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड I1 will be convergent. I1 will be convergent if n greater than 0। क्यों, बस इतना ही लिखने से पूरी बात हो जाएगी, क्योंकि लेस देन 1 पे भी कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे भी कन्वर्जेंट, इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट, बस केवल ग्रेटर देन 0 एंड डाइवर्जेंट इसी में सब आ जाएगा। डाइवर्जेंट कब है,
इफ n लेस देन आर इक्वल टू 0। ये पूरी तरह से हम लोगों ने कन्वर्जेंस चेक कर लिया I1 का। अब आते हैं हम लोग I2 का कन्वर्जेंस कैसे चेक होगा। तो अब पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, जो कि है कन्वर्जेंस ऑफ I2। I2 का कन्वर्जेंस देखिए ये इजी है, ज्यादा डिस्कशन फर्स्ट काइंड में था, फर्स्ट केस में था। I2 आखिर में है कितना, उसमें देखें तो a टू इंफिनिटी है, e की पावर माइनस एक्स है और x की पावर n माइनस 1 dx है। इतना आप जाने रहिएगा कि इनफाइनाइट पर ये बाउंडेड ही होता है। यल हॉस्पिटल 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाता है और इजीली वो सॉल्व हो जाता है। तो इसमें ना सोचिए कि हाँ इस रेंज में भी ये क्या अनबाउंडेड हो सकता है, तो नहीं होगा, जो होना था हम लोगों ने उसको कर लिया। अब यहाँ पे ये इनफाइनाइट देख रहे हैं कि रेंज इनफाइनाइट है, इंटीग्रैंड बाउंडेड है, तो ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको भी हम लोग म्यू टेस्ट से ही सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, फिर से वही चीज कहेंगे कि टेकिंग, एक लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं और वो लाइन ये है कि द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, यहां जो इंटीग्रेशन की रेंज है इज इनफाइनाइट, रेंज तो इनफाइनाइट है, एंड इंटीग्रैंड जैसे हमने वहां लिखा था कि I1 अनबाउंडेड है तो इंटीग्रैंड इज बाउंडेड। यही होता है फर्स्ट काइंड। ये अब हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने I1 का कन्वर्जेंस चेक किया है, अब I2 की बारी आई है। तो I2 मैंने पहले ही बताया कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब यहां पर भी देखो ऐसे ही बोलेंगे कि टेकिंग म्यू ग्रेटर देन 0। यहां पर अगर फर्स्ट काइंड का आपको याद हो तो ग्रेटर देन 1 और लेस आर इक्वल 1 पे ही डिस्कस होता है। देखो पहले म्यू ग्रेटर देन 0 हम लोग लेते हैं, तो देयरफॉर लिमिट, यहां पर x टेंडिंग टू इंफिनिटी ही होता है फर्स्ट काइंड की वजह से, x की पावर म्यू fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर म्यू और fx आपका है e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। आप जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर म्यू प्लस n माइनस 1 बाई e की पावर x। आप जानते हैं e की पावर x एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, यानी कि ये भले इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में बन रहा है लेकिन हमेशा नीचे ही ज्यादा होगी पावर, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब आप सोचिए कि अगर हम डिफरेंशिएट करते करते ऊपर खत्म भी कर ले जाते हैं तो भी नीचे e की पावर x बना रह जाएगा, और उस कंडीशन में इनफाइनाइट टेंड कराएंगे तो 0 आएगा, सीधे सीधे 0 आएगा और कुछ नहीं। आगे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू एंड n, चाहे जो वैल्यू आप रखें e की पावर x उससे बड़ी ही सीरीज होगी। अब देखते हैं अभी फर्स्ट काइंड का म्यू टेस्ट क्या कहता है। फर्स्ट काइंड का म्यू टेस्ट कहता है कि अब थोड़ा सा टेस्ट समझते हैं कि अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, यूनिक है, तो कन्वर्जेंट है। म्यू ग्रेटर देन अगर 1 है तो। और फिर डाइवर्जेंट की क्या केस होती है, डाइवर्जेंट में 2 केस होती है। अगर इस म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है लेकिन ये लिमिट जो आए या तो नॉन जीरो आए और या तो प्लस या माइनस इनफाइनाइट आए, तो यहां तो डाइवर्जेंट की केस ही नहीं बन पाएगी। इस वजह से नहीं बन पाएगी क्योंकि यहां जीरो आ चुका है, और डाइवर्जेंट की केस में जीरो नहीं आना चाहिए और या तो जो है प्लस माइनस इनफाइनाइट में से कोई आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी ही ली जाएगी, क्योंकि अगर 1 से लेस आप करते भी हैं तो उस कंडीशन में डाइवर्जेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां जीरो आ चुका है। अगर जीरो के बजाय यहां पर कोई दूसरी गिनती आई होती 1, 1/2, 1/3 कुछ भी इस टाइप का, तो डाइवर्जेंट की भी केस डिस्कस होती। इस वजह से हम यहां केवल इतना भर लिखेंगे कि इफ म्यू ग्रेटर देन 0 तो है ही ऑलरेडी, लेस देन 1 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, देन I2 इज कन्वर्जेंट। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की आखिरी पॉइंट आ गया है। आप देख रहे हैं कि म्यू और n के सभी वैल्यू के लिए ये कन्वर्जेंट है। भाई यहां पर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ म्यू एंड n है, तो n की चाहे जो वैल्यू हो जाए सबके लिए कन्वर्जेंट है। और जो I1 था वो कैसे कन्वर्जेंट था,
I1 तब कन्वर्जेंट था जब n की वैल्यू 0 से बड़ी थी। डाइवर्जेंट कब था? जब n की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है। अब केस सेकंड देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। केस सेकंड कहता है कि चाहे जो n की वैल्यू हो, सबके लिए कन्वर्जेंट ही है, इसमें डाइवर्जेंट का कोई सवाल ही नहीं। तो इसका मतलब I1 प्लस I2 दोनों को अगर मिलाया जाए तो I1 प्लस I2 कब कन्वर्जेंट होगा? जब n ग्रेटर देन 0, और डाइवर्जेंट कब होगा? जब ये कंडीशन, क्योंकि ये जो सेकंड केस है वो तो कन्वर्जेंट की ही है। कन्वर्जेंट में कन्वर्जेंट जुड़ेगा, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट में डाइवर्जेंट जुड़ेगा तो डाइवर्जेंट होगा। इसलिए ये केस उस पर बहुत इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट ही आ चुका है। तो अब हम फाइनल लाइन यहां पर हम लोग केवल इतना भाग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कहेंगे कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 का मतलब बीटा और गामा फंक्शन, मतलब 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx विल बी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा? इफ n ग्रेटर देन 0 एंड डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट होगा इफ n लेस देन और इक्वल टू 0। बस इसी के साथ ये पूरा हो जाता है, और इसको मेहनत करके अच्छे समझिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।